हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। हम लोगों ने बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। यूनिट सेकंड हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, टाइप ऑफ मटेरियल रिकवर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी। और इसमें से लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया था, बट सीक्वेंस में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम नोट्स बना रहे हैं, क्लास भी दे रहे हैं आपको ताकि सुविधा हो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट सेकंड से। यहाँ पे कहता है MSWM। देखिए MSWM जब भी बात हो तो यहाँ पे बात होती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। MSWM is an integral component of municipal services delivered by ULBs ना, अर्बन्स के द्वारा जो होता है ये डिलीवर किया जाता है, who are responsible for the safe and healthy environment of a city. Therefore, preparation and implementation of a strategic and detailed MSWM plan is essential. The composition and characteristics of municipal solid waste vary throughout the world. Even in the same country, it changes from place to place as it depends on number of factors such as social customs, standard of living, geographical location, climate, etc. MSW is heterogeneous in nature and consists of a number of different materials derived from various types of activities. Even then, it is worthwhile to make same general observation to obtain some useful conclusions. हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों वर्जन में डिस्कशन भी करते हैं ताकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं दोनों लैंग्वेजेस के हैं उनको आसानी से समझ में आए और इजीली आप किसी भी चीज को मानते हैं हिंदी अगर क्लिष्ट हो तो उन चीजों को आप इंग्लिश में समझ पाए, इसलिए इस तरह का मटेरियल बनाया गया है जो कि आपके लिए फायदेमंद है। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ा है उसका यहाँ पे हिंदी वर्जन है। MSWM शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली नगर पालिका सेवाओं का एक अभिन्न अंग है जो एक शहर के सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए रणनीतिक और विस्तृत MSWM योजना की तैयारी और कार्यान्वयन आवश्यक है। नगर पालिका ठोस कचरे की संरचना और विशेषताएं दुनिया भर में विभिन्न होती है, यहाँ तक कि एक ही देश में भी यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है क्योंकि यह सामाजिक रीति रिवाजों जैसे जीवन स्तर, भौगोलिक स्थिति, जलवायु आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। MSW प्रकृति में विषम है और इसमें विभिन्न प्रकार से प्राप्त कई अलग अलग सामग्रियां शामिल हैं। कहें तो बहुत सारी गतिविधि शामिल है, फिर भी कुछ उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कुछ समान अवलोकन करना सार्थक है। देखिए MSWM जो होता है ना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वह नगर पालिका जो हमारा है म्युनिसिपल है उसका जो सेवा है, उसके जो निकाय है स्थानीय निकाय, उसका एक अभिन्न अंग है। और यह क्या करता है, इसलिए जिम्मेदार है कि हमारे नगर में जो भी कचरे हैं या फिर जो भी ऐसा वेस्टेज है उसके निपटान के लिए वो जिम्मेदार है। वेस्टेज को कलेक्ट करना, उसका संग्रहण कर, उसके सही तरीके से निपटान कर, उसका डिस्पोजल करना, ये MSWM म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इससे फायदा भी है, हम भिन्न भिन्न टाइप के ज्योग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, भौगोलिक स्थिति हमारी अलग है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग है ना, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ रिलीजन्स है, सबके डिफरेंट है। और वैसे भी कहा गया है इंडिया हैज डाइवर्सिटी, बहुत सारा डाइवर्सिटी है यहाँ पे, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है और भी कुछ है, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान, इन सब चीजों में भी विभिन्न प्रकार के चीजें हैं, भिन्नता देखी जाती है। और ऐसे क्षेत्र में जो हमारा शहरी स्थानीय निकाय है वो बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है। अब बोलेंगे कैसे? देखिए हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं उनसे जो कचरे उत्पन्न होते हैं उन कचरों का निपटान, संग्रहण, स्टोरेज ये क्या करते हैं? म्युनिसिपल करते हैं, है ना। तो MSWM प्रोसेस के थ्रू होता है ये।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ना, नगर पालिका का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके थ्रू होता है। अब मानिए कि हमारे चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, अगर वहां पर वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं हो तो हम गंदे में रहेंगे, वहां का वातावरण गंदी हो जाएंगी, वहां पे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी, तो एक हेल्दियर इन्वायरमेंट का निर्माण नहीं हो पाएगा और हम सिक्योर भी नहीं रह पाएंगे। वहां पे जो रोल प्ले करता है MSWM, वो क्या करता है, हमारे द्वारा जो फैलाए गए कचरे हैं उनको वो कलेक्ट करता है और वहां पे स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। स्वच्छता होती है चारों तरफ, सुरक्षित वातावरण होता है, हम बीमारी से बचते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है इसका हमारे रिवाजों पर, हमारे सामाजिक रीति रिवाजों पर, हमारे सोसाइटी पर और हमारे ज्योग्राफिकल स्टेटस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्लियर है? क्योंकि ये थियोरेटिकल वर्जन है तो हम लोग ज्यादातर थियोरेटिकल ही पढ़ रहे हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडियन अर्बन सेंटर्स। अब इसकी विशेषताओं को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहले इंग्लिश पढ़ दे रहे हैं, उसका हिंदी भी है, फिर हम समझा भी देंगे। आप क्योंकि थियोरेटिकल है तो ज्यादातर पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल है नहीं। शुरू करते हैं नीरी से। ये नीरी क्या होता है? नीरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज कैरिड आउट एक्सटेंसिव स्टडीज ऑन कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम 43 सिटीज ड्यूरिंग 1970s टू 1994। 1970 से 1994 के बीच जो होता है, नीरी ने क्या किया था, सॉलिड वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन किया था 43 शहरों में। ओके, द पेपर कंटेंट generally varies between 2.9 to 6.5% and increases with the increase in population। और ये कह रहा है कि जो पेपर कंटेंट होता है ना, वो 2.9 से 6.5% तक इंक्रीज किया है साधारणतः बहुत विभिन्न जगहों पर। ओके, और ये जो वेरीज कर रहा है साधारणतः 2.9 से 6.5% के बीच ये पेपर कंटेंट है और ये इंक्रीज ही कर रहा है। ऐसा कहें कि ये डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉपुलेशन जो जैसे जैसे हमारा इंक्रीज कर रहा है उसके साथ ही साथ ये भी इंक्रीज कर रहा है। दी प्लास्टिक, रबर एंड लेदर कंटेंट्स आर लोअर देन द पेपर कंटेंट। और कह रहा है कि जो रिसर्च हुआ है, जो कैरेक्टराइजेशन किया गया नीरी के द्वारा, उसमें यह पाया गया है कि जो कंटेंट है जैसे प्लास्टिक का है, रबर का है, लेदर का है, यह पेपर के कंटेंट से कम है एंड डू नॉट एक्सीड 1% एक्सेप्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसको छोड़कर यह 1% से अधिक नहीं है, एक्सीड नहीं कर रहा है। क्लियर है? और वैसे भी अगर हम निजी जीवन में सोच कर देखें तो देखिए, पेपर जो है, पेपर ऐसा कंटेंट है जिसका हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। वो कैसे? तो हम सुबह अखबार भी पढ़ते हैं, कोई भी चीज, अब दुकान में भी जाए, कहीं भी जाए, रेडी वाले के यहाँ जाए, देखिए बहुत सारे पेपर में ही लपेट कर दे देगा। तो इसका बहुत ज्यादा यूजेस है और ये जनरली बहुत ज्यादा वेस्टेज के रूप में उत्पन्न भी होता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मेटल कंटेंट की। द मेटल कंटेंट इज ऑल्सो लॉ लेस देन 1%। द लॉ वैल्यूज आर एसेंशियली ड्यू टू द लार्ज स्केल रिसाइकलिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। अब ये मेटल कंटेंट जो होता है वो 1% से कम पाया गया है। उसके पीछे रीजन है, देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि मेटल कंटेंट को दोबारा रिसाइकल कर लिया जाता है और रिसाइकलिंग के थ्रू क्या होता है, फिर ये यूज में आ जाता है। तो यहाँ पर जो वेस्टेज है वो कम निर्माण होता है, ये यहाँ पे नीरी ने पाया है। ड्यूरिंग ए स्टडी इन बॉम्बे 1993 to 1994, samples were collected both at the source as well as disposal sites to ascertain the extent of recycling. The paper is recycled on a priority basis while the plastics and glass are recycled to a lesser extent। और 1993 से 94 में बॉम्बे में एक स्टडी में पाया गया, तो वहां यह पाया गया कि जो पेपर कंटेंट है ना, उसको रिसाइकल किया जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि पेपर को हम दोबारा यूज में भी ले आते हैं, लेकिन उसी के स्थान पर जो प्लास्टिक है, ग्लास है, उसको कागज की अपेक्षा कम प्राथमिकता दिया जाता है और वो जो है रिसाइकल होता है उसके अपेक्षा कम। तो प्लास्टिक एंड ग्लास को कम प्राथमिकता दिया गया और उसका जो है लेजर एक्सटेंट पाया गया। द बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन इज क्वाइट हाई, एसेंशियली ड्यू टू द हैबिट ऑफ यूजिंग फ्रेश वेजिटेबल्स इन इंडिया। द हाई बायोडिग्रेडेबल फंक्शन आल्सो वारंट्स frequent collection and removal of solid waste from the collection point
The ash and fine earth content of Indian municipal solid waste is high due to the practice of inclusion of the streets sweeping, drain silt, and construction and demolition debris in municipal solid waste. The proportion of ash and fine earth reduces with increase in population due to improvements in the road surfaces. Percentage of inert material increases with the increase in population may be due to fast then construction and demolition waste find its way into the municipal solid waste disposal stream. High ash and earth content increases the densities of municipal solid waste, which are between 350 and 550 kg किलोग्राम मीटर क्यूब इन इंडियन सिटीज। यहाँ पे हमने पूरा इंग्लिश पढ़ दिया है, अब इसका डेफिनेशन इन हिंदी है, इसको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI से नीरी बोलते हैं ने 1970 से 1994 के दौरान 43 शहरों से ठोस अपशिष्ट के लक्षण वर्णन पर व्यापक अध्ययन किया है। कागज की सामग्री आमतौर पर 2.9 से 6.5% की भिन्न होती है और जनसंख्या में वृद्धि के साथ बढ़ती है। प्लास्टिक, रबर और चमड़े की सामग्री कागज की सामग्री से कम है और महानगरीय शहरों को छोड़कर 1% से अधिक नहीं है। धातु की मात्रा भी कम है, अर्थात 1% से कम है। कम मूल्य अनिवार्य रूप से इन घटकों के बड़े पैमाने पर पुनर्चक्रण के कारण है। ये हमने बता रखा है आपको। बॉम्बे 1993-94 में एक अध्ययन के दौरान पुनर्चक्रण की सीमा का पता लगाने के लिए स्रोत और निपटान स्थलों दोनों पर नमूने एकत्र किए गए थे। कागज को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जबकि प्लास्टिक और कांच को कुछ हद तक पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। भारत में ताजी सब्जियों का उपयोग करने की आदत के कारण बायोडिग्रेडेबल अंश काफी अधिक है। उच्च बायोडिग्रेडेबल अंश भी संग्रह बिंदुओं से ठोस कचरे के लगातार संग्रह और हटाने की गारंटी देता है। भारतीय नगरपालिका ठोस कचरे की राख और महीन मिट्टी की मात्रा नगरपालिका के ठोस कचरे में सड़क की सफाई, नाली की गाद और निर्माण और विध्वंस मलबे को शामिल करने की प्रथा के कारण अधिक है। सड़क की सतह में सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि के साथ राख और महीन मिट्टी का अनुपात कम हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ अक्रिय सामग्री की वृद्धि का प्रतिशत निर्माण की तुलना में तेजी से हो सकता है और विध्वंस अपशिष्ट नगरपालिका ठोस अपशिष्ट निपटान धारा में अपना रास्ता खोज लेता है। उच्च राख और मिट्टी की मात्रा नगरपालिका ठोस कचरे की घनत्व को बढ़ाती है, जो भारतीय शहरों में 350 और 550 किलोग्राम मीटर क्यूब के बीच है। देखिए, नीरी ने क्या पाया? नीरी ने पाया है कि जो कागज की सामग्री है उस पर जो कचरे हैं, कागज की सामग्री के जो वेस्टेज हैं वो 2.9 से 6.5% के बीच है। उसके स्थान पर प्लास्टिक, रबर और चमड़े की सामग्री जो है वो कम है। इसके अपेक्षा, कागज की सामग्री के अपेक्षा प्लास्टिक, रबर और चमड़े का जो वेस्टेज है, और महानगरीय शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 1% से भी कम है कहा गया। वहीं अगर धातु की मात्रा की बात करें तो ये रिसाइकलिंग होने की वजह से क्या है कि ये 1% से कम है। कचरे का जो इसमें वेस्टेज का जो निर्माण होता है वो 1% से भी कम है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो बॉम्बे में एक अध्ययन किया गया था 1993 से 94 के दौरान, वहां यह पाया गया कि जो रिसाइकलिंग जो होता है वो कागज की अपेक्षा प्लास्टिक और कांच का कम किया जाता है, रिसाइकलिंग कागज का अधिक किया जाता है। साथ ही साथ यह पाया गया कि भारत में जो कचरे का सबसे अधिक निर्माण होता है, जो बायोडिग्रेडेबल स्रोत बोलते हैं जिसको, वह है यहाँ के लोगों का ताजा सब्जी खाने का आदत। ताजा सब्जी वो खाएंगे तो क्या होगा, किचन में कचरा बनेगा ना भाई, ताजा सब्जी को धोइएगा, छीलिएगा तो उससे कचरे बनेंगे। तो ये सब कारण है वहां पर ठोस कचरे बनने के। दूसरा, इन्होंने पाया कि जो नाला है, नाले की सफाई करते हैं, तो नीरी ने पाया कि इस नाले से जो गंदगी निकलती है, गाद निकलती है, यह भी जो एक महीन मिट्टी है, या फिर आप डिमोलिशन का कार्य करते हैं, मतलब घर को तोड़ना या निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, तो वहां जो कचरे उत्पन्न होते हैं ये सब ठोस कचरे के निर्माण के लिए उत्तरदायी। तो ये सारी चीजें जो है पाई गई। साथ ही साथ एक इंसिनरेशन, भस्मीकरण प्रथा, जहां से भी कचरे का निर्माण होता है। अब कचरे को डिस्पोज करने के लिए आप इंसिनरेशन का उपयोग करते हैं। इंसिनरेशन में क्या होता है, कचरे को जलाया जाता है, और जब वो कचरा जलेगा तो राख बनाएगा, ऐश बनाएगा, और राख जैसे ही राख के फॉर्म में वो बनेगा तो ये भी एक कचरा ही है। राख भी क्या है, कचरा ही है, भले
उसका आकार कम हो जाता हो, लेकिन है तो कचरा है। तो ये इन सारी चीजों को इन्होंने उत्तरदायी पाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग सॉलिड वेस्ट जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया जनरेट्स 3.5 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट एनुअली। भारत जो है 3.5 मिलियन टन, सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है, और ये प्लास्टिक का कचरा उत्पन्न करता है प्रति वर्ष। Environment Minister to tackle the challenge of plastic pollution, Prime Minister Narendra Modi announced India's plans to phase out single-use plastic by 2022। आपने देखा 1 जुलाई 2022 से अनाउंस किया गया भारत सरकार के द्वारा कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ये सब जो है पे रोक लगना चाहिए, प्लास्टिक को बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि इंडिया हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है, और इसके लिए एनवायरमेंट मंत्री जो पर्यावरण मंत्री और प्राइम मिनिस्टर्स भी अब बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, वो यहाँ पे बात की गई है। सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। और ये जो सॉलिड वेस्ट है, जो ठोस कचरा है, वो औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक एक्टिविटीज से भी उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, इन अ गिवन एरिया एंड मे बी हैंडल इन अ variety of ways. As such, landfills are typically classified as sanitary, municipal, construction and demolition और industrial waste sites। देखिए, अब कहा गया है कि सैनिटरी के लिए आप लैंडफिल वगैरह का जो होता है उपयोग करते हैं कचरे के निपटान के लिए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन और जो औद्योगिक कचरे हैं, वहां से जो साइट से जो कचरे उत्पन्न होते हैं, वो भी तो एक समस्या है। तो यहाँ से भी वेस्ट जनरेट्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी के लिए एक प्रोसेस का यहाँ पे वर्णन किया गया, लैंडफिल्स का। आपने तो पढ़ रखा है कि अगर आप सैनिटेशन चाहते हैं, डिस्पोजल चाहते हैं कचरे का, तो उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं उसका निपटान। यहाँ पे बताया गया है सॉलिड वेस्ट जनरेशन के बारे में। The quantity of municipal solid waste generated by a city depends upon a number of factors, of which size of the population and the standard of living, food habits, the scale of commercial and industrial activities is of primary importance। ये बोला गया है कि जो कचरे का क्वांटिटी है, जो वेस्ट जनरेशन होता है, वो डिपेंड करता है किस पे? वो डिपेंड करता है वहाँ के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वहाँ का पॉपुलेशन हो सकता है, पॉपुलेशन का आकार, वहाँ का जीवन जीने का जो आदमी का स्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो खाने का जो हैबिट्स है, फूड हैबिट्स है ना, दी स्केल ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, और वहाँ पे जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, ये सब वहाँ फैक्टर्स हैं वेस्ट जनरेशन के। किसी भी शहर में अगर वेस्ट जनरेशन हो रहा है, अगर ज्यादा वेस्ट जनरेशन हो रहा है, तो उसके लिए वहाँ के लोकल फैक्टर्स, वहाँ के फैक्टर्स जिम्मेवार है। और वो फैक्टर्स मैंने बता भी दिया है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ पे अगर कचरा फैल रहा है, तो सीधा सीधा वहाँ के जो चीज है, जो कचरा निर्माण कर रही है, वही उसके लिए उत्तरदायी है। तो वहां पर बताया भी गया है कि देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड बाय अ सिटी डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। और वही नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? विद साइज ऑफ द पॉपुलेशन, वहां का जनसंख्या का आकार डिपेंड करता है। अब बड़ी जनसंख्या होगी तो बहुत ज्यादा कचरा उत्पन्न करेगा। वहां के लोगों का रहने का स्टाइल, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। अब मानिए कि वो ऐसा सामान खा रहे हैं जिससे खूब कचरा उत्पन्न हो रहा है। अब मानिए वो सब केला ही खा रहा है, तो केला का छिलका तो कचरा बनेगा ना, ये चीज है। और वहां का जो कमर्शियल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो भी डिपेंड करता है। मानिए एक शहर है जहाँ पर खाली फैक्ट्री ही फैक्ट्री है, तो वहां पे कचरे का जो निर्माण होगा वो अधिक होगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है। अगला है की पॉइंट, सब ये मुख्य बिंदु है, इसको याद रखिएगा। इंडिया जनरेट्स 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट ईच ईयर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत जो है 62 मिलियन जो होता है वो वेस्ट जनरेट कर रहा है प्रति वर्ष। तो चिंता का विषय है। About 43 million tons, approximate 70% are collected, of which about 12 million tons are treated, and 31 million tons are dumped in landfill sites। कहा जा रहा है कि लगभग जो 43 मिलियन टन है, जो 62 मिलियन का 70% है, वो 43 मिलियन टन जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है। 62 मिलियन से 43% संग्रह किया जाता है, और जिसमें से 12 मिलियन टन जो होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वो हो सके तो रिसाइकलिंग के थ्रू हो, या इंसिनरेशन के थ्रू हो, पल्वराइजेशन हो। उसके बाद जो 31 मिलियन टन है, इसको डंप किया जाता है कहाँ? लैंडफिल साइट में।
जिसको गाड़ दिया जाता है भूमि के अंदर, और ये सस्ता भी। देखिए और सारा प्रोसेस जो है वेस्ट के डिस्पोजल का वो महंगा है। अगर इंसिनरेशन के थ्रू हमको वेस्ट डिस्पोजल करना है तो उसके लिए बहुत बड़े साइट पे आग लगाना पड़ेगा, फिर वहां पे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा और बहुत सारे संयंत्र लगाने पड़ेंगे। पल्वराइजेशन का अगर उपयोग करते हैं तो उसके लिए भी आपको मशीन लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप डिस्पोजल कर पाइएगा। लेकिन एक लैंडफिल जो होता है प्रोसेस, वो सरकार के लिए काफी सस्ता होता है और वहां पे खर्च भी कम है। लो उठाओ और कचरे को जमीन में गाड़ दो। तो ये जो डंपिंग वाला प्रोसेस है ये सबसे अधिक किया जाता है, 31 मिलियन टन। सोच कर देखिए कि 62 मिलियन टन जो होता है वेस्ट जनरेशन तो होता है, लेकिन उसमें से मात्र 43 मिलियन टन ही कलेक्ट किए जाते हैं। बाकी का कितना बचा? 19 मिलियन टन कहाँ जाता है वेस्ट? ये तो और है, रह ही जाता है ना। तो ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मात्र हम 43 मिलियन टन ही कलेक्ट कर पाते हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12 मिलियन टन का ही ट्रीटमेंट कर पाते हैं और 31 मिलियन टन को फिर हम जमीन में गाड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कचरा उत्पन्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वेस्टेज है, वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द है, इस धरती पर है और एक समय में हमारे लिए चिंता का विषय बनेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको हल्के में नहीं लेना है। सोच कर देखिए, अर्बन इंडिया जनरेट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट। ये अर्बन इंडिया की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें एनुअली, सेड अ 2014 प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट। 2014 का जो प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है वो कह रहा है कि अर्बन इंडिया जो है, शहरी भारत जो है, वो 62 मिलियन टन वेस्ट जो है प्रति वर्ष जनरेट कर रहा है। इट इज ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट द वॉल्यूम विल इंक्रीज टू 165 मिलियन टन्स बाय 2030। और प्लानिंग कमीशन ने ये प्रिडिक्ट भी किया है कि ये वॉल्यूम जो है ना 62 मिलियन जो देखने को आपको मिल रहा है, ये 2030 तक 165 मिलियन टन्स हो जाएगा। 2030 तक सोच लीजिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा मतलब चिंता का विषय है। इंडिया सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी हाउएवर इज अराउंड 70% एट प्रेजेंट। जो एफिशिएंसी है इंडिया के पास, जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, उसका मात्र 70% ही है इस समय। while it is almost 100% it many developed countries। और इसके जगह पे जो और दूसरा कंट्री है वहां पर 100% है, लेकिन हमारी कैपेसिटी मात्र 70% ही है। 30% वेस्ट हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। इन क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड सिटीज द टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड वाज अराउंड 1.33 मिलियन मेट्रिक टन्स। अब वहीं अगर बात करें क्लास 1 और क्लास सेकेंड सिटीज की, तो जो टोटल अमाउंट वेस्ट जनरेशन का है वो लगभग 1.33 मिलियन मेट्रिक टन है। जब आप वेस्ट जनरेशन पढ़ ही रहे यूनिट सेकेंड में तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन वगैरह है, जैसे बिहार का आपको EIA वगैरह पढ़ाना है एनवायरमेंट इकोलॉजी से, या फिर बिहार का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ रूल्स पढ़ने हैं, तो वो हम आपको गजट दे ही रखा है मैंने, उसको मैं उसका वीडियो बनाकर पढ़ा दूंगा। लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं जो आपके लिए बेस्ट है वो मैं इस क्लास में बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये काम आएंगे आप हर चैप्टर में। ऐसा नहीं कि यूनिट सेकंड में पढ़ रहे तो यूनिट थर्ड फोर्थ 5 में काम नहीं आएगा, सब में काम आएगा। Hence, combining the class first and class second cities, the amount of waste generated was 1.33 million metric tons. Clear है? अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में सॉलिड वेस्ट को कैटेगराइज किया गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है जहां से वेस्ट का जनरेशन होता है, वेस्ट जहां बनता है, उत्पन्न होता है। एक है म्युनिसिपल वेस्टेज, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट और तीसरा हैजार्डस वेस्ट। म्युनिसिपल जो नगर पालिका के क्षेत्र के वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्षेत्र के हैं, हैजार्डस जो खतरनाक वेस्ट है। म्युनिसिपल वेस्ट दीज इंक्लूड फूड वेस्ट, रबिश, एसेज एंड रेजिड्यूज, डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट एंड सम स्पेशल वेस्ट। यहाँ पे म्युनिसिपल वेस्ट की बात अगर करेंगे तो इसमें जो वेस्ट इंक्लूड होता है वो होता है फूड वेस्ट, जो हम खाते हैं, भोजन से जो उत्पन्न होता है। रबिश, एसेज, राख, है ना। रेजिड्यूज, डिमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब जो घर का निर्माण होता है या उसको तोड़ा जाता है, उससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो होता है। ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, प्लांट का जो ट्रीटमेंट होता है उससे जो वेस्ट जनरेट होता है वो होता है। और सम स्पेशल वेस्ट जस्ट लाइक अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें म्युनिसिपल वेस्ट में। क्लियर है? अब इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमने बढ़िया से पढ़ा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो उसमें तो है ही है।
इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो औद्योगिक एक्टिविटीज है उससे ये वेस्ट बनते हैं। एंड इट टिपिकली इंक्लूड रबिश, एसेज, डेमोलिशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, हजार्डस वेस्ट एंड सम स्पेशल वेस्ट। यहाँ पे जो होता है राख, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन से जो वेस्ट निर्माण होता है वो कुछ हजार्डस वेस्ट है, कुछ ऑयली टाइप के भी वेस्टेज होते हैं। ये मैंने इंडस्ट्रियल वेस्ट में पढ़ा रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। हजार्डस वेस्ट जो खतरनाक वेस्ट होते हैं, जैसे कि मेडिकल वेस्ट होते हैं और सिरिंज वगैरह हो गए, ये सब तो वेस्ट दैट पोज अ सब्सटेंशियल डेंजर इमीडिएटली और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ह्यूमन, प्लांट और एनिमल लाइफ। दे कैन बी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, केमिकल्स, बायोलॉजिकल वेस्ट, फ्लेमेबल वेस्ट एंड एक्सप्लोसिव्स। ये कुछ विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं, कुछ ज्वलनशील पदार्थ हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल वेस्ट हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड के वेस्ट हो सकते हैं। ये सब हजार्डस वेस्ट है। एक्सप्लोसिव वेस्ट वैसे होते हैं जो वायु के साथ प्रतिक्रिया कर लेते हैं, वो तो विस्फोट करने लगता है। ये सारी चीजें, ये सब हजार्डस की श्रेणी में आते हैं। एज पर CPC, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन स्मॉल सिटीज 0.1 kg पर कैपिटा पर डे। और ये कहा गया है कि जो स्मॉल सिटी है वहां पर 0.1 kg पर कैपिटा पर डे जो होता है सॉलिड वेस्ट का जनरेशन होता है छोटे शहरों में। जो मध्यम शहर है, सॉलिड वेस्ट आर जनरेटेड इन मीडियम सिटी 0.3 to 0.4 kg पर कैपिटा पर डे। और प्रति व्यक्ति प्रति दिन जो होते हैं वह मध्यम शहरों में 0.3 से 0.4 kg वेस्ट जनरेशन होता है। और लार्ज सिटी में जो कहा गया है सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन लार्ज सिटी 0.5 kg पर कैपिटा पर डे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखें। सोच लीजिए कि बड़े शहरों में ½ kg पर डे प्रति व्यक्ति जो होता है वेस्ट का जनरेशन। बात करते हैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन की। MSW composition in India is approximately 40% to 60% compostable, 30% to 50% inert, and 10% to 30% recyclable. According to the National Environment Engineering Research Institute (NERI), Indian waste consists of 0.64% plus minus 0.8% nitrogen, 0.67% plus minus 0.15% phosphorus, and 0.68% plus minus 0.15% potassium, and has a 26 plus minus 5 CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। ये हमने आपको बताया ऑब्जेक्टिव में। देखिए भारत में MSW संरचना लगभग 40% से 60% खाद्य योग्य है, 30% से 50% निष्क्रिय है और 10% से 30% पुनर्चक्रण है, रिसाइक्लेबल है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी के अनुसार भारतीय कचरे में 0.64% प्लस माइनस में कर दीजिए से 0.8% तक नाइट्रोजन पाए जाते हैं। वही बात करें 0.67% प्लस माइनस कर दीजिए 0.15% फास्फोरस पाए जाते हैं और 0.68% प्लस माइनस 0.15%, यानी कि इसमें 0.15% घटा दीजिए या प्लस कर दीजिए पोटेशियम होता है। और इसमें 26 प्लस माइनस 5 CN अनुपात होता है, यानी कि 5 जो होता है इसमें घटा दीजिए या जोड़ दीजिए इतना CN अनुपात होता है। ये भारतीय कचरों का जनरेशन का स्टेटस है। ओके, अब यहाँ पे कंपोजिशन की बात करते हैं। देयर कंपोजिशन आर यार्ड वेस्ट, फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, वुड मेटल्स, पेपर्स, रबर्स, लेदर, बैटरीज, इनर्ट मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स, पेंट, containers, demolition and construction materials, as well as many other that would be difficult to classify. तो इसका संरचना जो होता है वो ये हो सकता है, यार्ड का अपशिष्ट हो सकता है, खाद्य अपशिष्ट हो सकता है, प्लास्टिक, लकड़ी, मेटल, धातु, कागज, रबर, चमड़ा, बैटरी या फिर निष्क्रिय सामग्री, कपड़ा, पेंट कंटेनर, विध्वंस और निर्माण सामग्री वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी कुछ वेस्ट है जिसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको क्लासिफाई करना मुश्किल है, उन सबको सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन के अंतर्गत रखा गया। जो कंपोजिशन है उसका ये यहाँ पे बताया गया। अब हम लोग कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वांटिटीज के बारे में चर्चा करते हैं। An analysis of the composition, characteristics and quantities of solid waste is essential for the following reasons. वो क्या है? It provides the basic data on which the management system is planned, designed and operated. The changes या trend in composition and quantity of waste over a period of time are
known which help in future planning. It provides the information for the selection of equipment and appropriate technology. It indicates the amount and type of material suitable for processing, recovery and recycling. The forecast trend assists designers and manufacturers in the production of vehicles and equipment suitable for future needs. ठोस कचरे की संरचना, विशेषताओं और मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। यह बुनियादी डेटा प्रदान करता है जिस पर प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाई जाती है, डिजाइन और संचालन किया जाता है। एक अवधि में संरचना और कचरे की मात्रा में परिवर्तन या प्रवृत्ति समय ज्ञात है जो भी भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। यह उपकरण और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चयन के लिए जानकारी प्रदान करता है। यह प्रसंस्करण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त सामग्री की मात्रा और प्रकार को इंगित करता है। पूर्वानुमान के रुझान डिजाइनरों और निर्माताओं को उत्पादन में सहायता करते हैं। भविष्य की जरूरतों के लिए उपयुक्त वाहन और उपकरण इत्यादि आवश्यक है। तो ये जो है कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वैसे भी अगर कहे तो हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये अच्छे से पढ़ लिया है कंपोजिशन को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्वांटिटीज को, कि वेस्ट का जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, किस किस टाइप्स के होते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसका डिस्पोजल किया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी जो हमारा सब्जेक्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसको। Field investigation are necessary for providing the basic data on solid waste and are carried out in three ways: weighing of vehicles at disposal sites, sorting of waste into predetermined components for weighing, and sampling in order to determine the percentage of each component and the physical and chemical characteristics of the waste. Visiting institutional and industrial sites to identify waste being generated and disposal method being used. ठोस पर बुनियादी डेटा प्रदान करने के लिए क्षेत्र की जांच आवश्यक है। अपशिष्ट और 3 तरीकों से किया जाता है। निपटान स्थलों पर वाहनों का वजन के लिए कचरे को पूर्व निर्धारित घटकों में छांटना और प्रत्येक घटक का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए नमूनाकरण और कचरे की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। उत्पन्न होने वाले कचरे की पहचान करने के लिए संस्थागत और औद्योगिक स्थलों का दौरा करना और निपटान के तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी हमने बताया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, देखिए आपने बजटिंग पढ़ा है, बजट अगर आपने पढ़ा होगा तो एक चीज आप जानते रहिएगा कि बजट में क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा एक्सपेंस होने वाला है उसका हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान लगाकर एक बजट तैयार करते हैं कि नेक्स्ट जो ईयर है हमारे पास इन मद में ये एक्सपेंसेज है, और वही हम ये प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर में इतना इनकम है। इनकम और एक्सपेंडिचर का पहले से जो बजटीकरण होता है, मतलब जो अनुमान होता है, एस्टिमेशन होता है, वही बजट है। उसी प्रकार क्या होता है कि जो हम कचरे का निपटान करते हैं या कचरे के बारे में डेटा तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जस्ट लाइक बजट डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान करते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग हम कचरे का निपटान करते हैं या फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं। यही चीज हम बताना चाह रहे थे और यही बात यहाँ पे बता रहा है। द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मेजर्ड एट डिस्पोजल साइट मोर करेक्टली reflect the quantities being disposed rather than those generated, since the measurements do not include waste salvaged at the site of generation, waste disposed of in unauthorized places, empty lots, alleys, ditches, etc., waste salvaged by collectors, waste salvaged at the disposal site. Sorting is carried out manually, each sample size being about 100 to 150 kg for desired accuracy of analysis. This process separates the waste into predetermined components, each components being separately weighed. Equipment used for this purpose includes a sorting table 3 meter long into 1.5 meter wide, a measuring box 1 meter long into 1/2 meter wide into 1 meter high, beans or boxes or sorters of about 60 liters, that is 0.06 m3 capacity, sorted material, a platform weighing machine 500 kg. This
procedure may not be feasible in developing countries where the time for study and resources are limited. For such situation, a suitable procedure of sample collection is desired. वही चीज है यहाँ पे, जो क्वांटिटी मेजर करते हैं हम लोग, उसको करेक्टली मेजर करने के लिए डिस्पोजल साइट्स पे उसके क्वांटिटी को मैनेजमेंट करने के लिए जो होता है, ये सारे प्रोसेस हैं। वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, क्या क्या टेक्निक अपनाया जाता है, उनके बारे में बताया गया है। यह कि निपटान स्थलों पर मापी गई कचरों की मात्रा अधिक सही ढंग से उत्पन्न होने वाली मात्रा को दर्शाती है, क्योंकि माप में शामिल नहीं होता है क्या उत्पादन के स्थल पर बचा हुआ अपशिष्ट, अनधिकृत स्थानों में कचरे का निपटान, खाली प्लॉट, गलियां, खाई आदि, संग्रहकर्ता द्वारा बचाए गए अपशिष्ट, निपटान स्थल पर बचाए गए अपशिष्ट इत्यादि। छटाई मैनुअल रूप से की जाती है। विश्लेषण की वांछित सटीकता के लिए प्रत्येक नमूने का आकार लगभग 100 से 150 किलोग्राम होता है। यह प्रक्रिया कचरे को पूर्व निर्धारित घटकों को अलग करती है। प्रत्येक घटक को अलग से तौला जाता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण में शामिल हैं एक सॉर्टिंग टेबल, 3 मीटर लंबा गुने 1.5 मीटर चौड़ा एक मापने वाला बॉक्स, 1 मीटर लंबा गुने ½ मीटर चौड़ा गुने 1 मीटर ऊंचा, लगभग 60 लीटर यानी 0.06 मीट्रिक क्यूब क्षमता वाली शॉर्ट की गई सामग्री के भंडारण के लिए डिब्बे या बक्से, एक प्लेटफॉर्म वजन मशीन 500 किलोग्राम। विकासशील देशों में जहां अध्ययन के लिए समय और संसाधन सीमित है, यह प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। ऐसी स्थितियों के लिए नमूना संग्रह की एक उपयुक्त प्रक्रिया वर्णन किया गया। एक चीज जान लीजिए कि जो निपटान स्थल है, जहाँ पे डिस्पोजल का साइट होता है, वहां पर कचरे के निपटान के लिए सही तरीके से एक मान लगाने का जो विधि है, जो तरीका है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। वहां पे ये चीज किया गया है कि देखिए कि जब हम कचरे का निपटान करने जाते हैं तो उस निपटान में कचरे में क्या क्या शामिल नहीं करते। हम ये शामिल नहीं करते हैं जैसे कि उत्पादन स्थल पर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर जो बचा हुआ वेस्ट है उसको नहीं करते हैं, या फिर जो अनऑथराइज प्लेस है वहां पर कचरे का निपटान नहीं किया जाता है। खाली प्लॉट वगैरह है, गली है, खाई है इत्यादि, ये सब नहीं किया जाता। अच्छा, जो स्टोरेज किया जाता है, संग्रहकर्ता द्वारा जो बचाया गया अपशिष्ट है और निपटान स्थल पर बचाया गया जो अपशिष्ट है, इन सब चीजों को हम कचरे के निपटान में शामिल नहीं करते। अच्छा, जहां पर कचरे का साइट है, जहां पर डिस्पोजल हो रहा है, वहां पर कचरे का छटाई कैसे करते हैं, तो वहां पर मैनुअली किया जाता है हाथ से। और जो छटाई करते हैं उसके नमूने लिए जाते हैं उसके आकार, लगभग 100 से 150 किलोग्राम का यह होता है। और प्रत्येक जो घटक होता है उसको अलग अलग तौला जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को करने में जो उपकरण शामिल होते हैं उसमें होता है सॉर्टिंग टेबल, जिसका लंबाई 3 मीटर होता है, चौड़ाई 1.5 मीटर। एक मापने वाला बॉक्स भी होता है, जिसका 1 मीटर लंबा और ½ मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा होता है। और लगभग 60 लीटर का 0.6 m³ क्षमता वाला सॉर्ट की गई भंडारण करने वाला एक डिब्बा होता है, जमा करने वाला बक्सा। और वहां पर 500 किलोग्राम का तक मतलब तौलने वाला जो होता है एक प्लेटफॉर्म वजन मशीन होता है। हालांकि कहा गया कि डेवलपिंग कंट्री में समय और संसाधन दोनों सीमित है और इस वजह से ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे इन सारे प्रोसेस के थ्रू वो निपटान करते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं और फिर कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ बजटिंग, उनको एक पता चल जाता है कि कितना इसमें वेजेस लगेगा, कितना किस प्रकार से इसका निपटान किया जाएगा, है ना, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी चीजें। The composition and characteristics of municipal solid waste vary throughout the world. ये दुनिया में अलग अलग है। इसके कंपोजिशन, वेस्ट का जो कंपोजिशन है या उसकी विशेषताएं जो है, ये प्रत्येक देशों में अलग अलग है। देश बाय देश जो होता है ये वेरी करता है, अलग अलग होता है। इवन द सेम कंट्री इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ तक कहा गया है कि देश में भी जगह के अनुसार भी ये चेंज हो सकता है, कचरे का कंपोजिशन और उसका कैरेक्टर, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना है हमें। और मैंने बताया था कि जो कचरा निर्माण होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे,
वहाँ के पॉपुलेशन पे, वहाँ के फूड पे, वहाँ के लोगों के लिविंग स्टाइल पे, ये सारी चीजें हैं। तो देश में भी प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकता है ये, और इंडिया में तो और भी ज्यादा, क्योंकि इंडिया के पास डाइवर्सिटी है वेरियस टाइप का। यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लोग खाते पीते अलग ढंग से हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे प्लेस टू प्लेस की बात की गई है। एज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज सोशल कस्टम्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट etc, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले। MSW is heterogeneous in nature and consists of a number of different materials derived from various types of activities. Even then, it is worthwhile to make some general observation to obtain some useful conclusion. The major constituents are paper and putrescible organic matter, metal, glass, ceramics, plastic, textiles, dirt and wood are generally present, through not always so. The relative proportion depending on local factors. The average proportion of constituents reaching a disposal sites for a particular urban area changes in long term, although there may be significant seasonal variation within a year. तो सीजनल वेरिएशंस भी जो है ये इम्पैक्ट करता है, जो एक वर्ष में जो मौसम चेंज वगैरह होता है, ये सारा भी इसको इफेक्ट करता है। यहीं पे हिंदी में बोला जाए संरचना और विशेषताएं। नगर पालिका ठोस कचरे की संरचना और विशेषताएं भिन्न होती है। विश्व भर में एक ही देश में भी यह जगह जगह बदलता रहता है, जैसे यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सामाजिक रीति रिवाज, जीवन स्तर, भौगोलिक स्थिति, जलवायु आदि। MSW प्रकृति में विषम है और इसमें शामिल है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त विभिन्न सामग्रियों की संख्या। और भी तो कुछ उपयोगी प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य अवलोकन करना सार्थक है। निष्कर्ष के लिए हम कह सकते हैं कि प्रमुख घटक कागज और अन्य जो कार्बनिक पदार्थ हैं, धातु, कांच, चीनी, मिट्टी की चीजें, प्लास्टिक, कपड़ा, गंदगी और लकड़ी आमतौर पर मौजूद होती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। स्थानीय कारकों के आधार पर सापेक्ष अनुपात, निपटान स्थलों तक पहुंचने वाले घटकों का औसत अनुपात विशेष रूप से शहरी क्षेत्र लंबी अवधि में बदलता है। हालांकि हो सकता है एक वर्ष के भीतर महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव वगैरह भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, कहा गया है कि कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटीज की अगर बात करें वेस्टेज की, तो दुनिया में ये अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप का इसका कंपोजिशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्वांटिटीज होगा। ये सेम देश में भी जगह के अनुसार बदलता रहता है इसका कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वांटिटीज। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वहां के लोगों के जीवन दशा पे, वहां के लोगों के सामाजिक रीति रिवाज पे, जीवन स्तर पे, वहां के ज्योग्राफिकल स्टेटस पे, वहां की जलवायु पे, इस वजह से ये डिफर करते रहते हैं। इन सब चीजों को याद रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ सड़ने गलने वाले कार्बनिक यौगिक पदार्थ होते हैं, ये वेस्टेज होते हैं, जिसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जैसे पेपर है, चीनी मिट्टी की चीजें हैं, कुछ कचरे हैं जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, गंदगी, लकड़ी, ये हर जगह पाए जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये सबके यूज की चीज है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो नॉर्मल एरिया से ज्यादा कचरा निर्माण करेगा, और इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्टेज होगा वो इंडस्ट्री बेस्ड वेस्टेज होगा, है ना। तो ये प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये डिफर करेगा क्योंकि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट निर्माण कर रहा है, और हम नॉर्मल जगह पे रह रहे हैं, एक नॉर्मल सिटी में, वहां पे घरेलू कचरा हो सकता है, ये निर्माण हो वहां पे। तो ये सब चीजें कहने का तात्पर्य यही है। इस डेफिनेशन के थ्रू हम यही बताना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि जो कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट लाइफ स्टाइल की वजह से वेरी करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे धातु है, शीशा है, प्लास्टिक, कपड़ा, मतलब लकड़ी का कचरा वगैरह, ये हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडियन अर्बन सेंटर्स के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन रेंज इन मिलियन बोला गया है, नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स सैंपल लिया गया था, टोटल पॉपुलेशन इन मिलियन, एवरेज पर कैपिटा वैल्यू केजी पर कैपिटा पर डे जो वेस्ट जनरेशन है ये बताया गया है, क्वांटिटी टन्स इन पर डे। यहाँ पे बोला गया है मिलियन में डेटा है। देखिए, जो 1 मिलियन से लेस देन है वहां पर जो सैंपल लिया गया था 328 अर्बन सेंटर्स का, जहां पे टोटल पॉपुलेशन हुआ था 68.3 मिलियन, और एवरेज पर कैपिटा वैल्यू जो निकला था 0.21, क्वांटिटी इन टन्स था 14,300,
43। यहाँ पर 1 से 5 तक का दिया गया है 012 0.5 255 अर्बन सेंटर्स। ये डेटा आप देख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। यहाँ पे नोट्स में मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था, बट वीडियो में ये आपको दे दिया गया है, इसको आप देख लीजिए गौर से। ये डेटा है, आपको यहाँ से बनाना है। यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बोला था। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का जो पॉपुलेशन रेंज इन मिलियन दिया गया है ये है। नंबर ऑफ सिटी जो सर्वे किया गया है वो ये है। ओके, पेपर पर किया गया था, ये पेपर, रबर, ग्लास, मेटल्स और टोटल कंपोस्टेबल मेटल्स ये है। और इनर्ट जो है, निष्क्रिय जो था वो ये डेटा दिया गया है। ये नीरी 1996 के बेस पे दिया गया है। इस डेटा को भी आप देख लीजिए, आपके काम का है ये। तो कुछ देर के लिए रोक दे रहा हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड वेस्ट का, इंडियन सिटीज का। यहाँ पे पॉपुलेशन इन रेंज दिया गया है, नंबर ऑफ सिटी सर्वे किया गया था, मॉइस्चर कितना परसेंट है, ऑर्गेनिक मैटर ये है, नाइट्रोजन और टोटल ये है, फॉस्फोरस P2O5 ये है, पोटेशियम K2O और CN रेशियो, और कैलोरीफिक वैल्यू इन KCl kg ये है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए। आपसे पूछेगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपोजिशन में, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इसलिए इस वीडियो को मैंने यहाँ पे ये डेटा रखा है। हालांकि ये डेटा है इसलिए मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये खुद से पढ़ना है आपको। तो आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया है। क्योंकि यूनिट सेकंड में आपका जनरेशन था, उसके पार्टिकल्स के बारे में जानना था, उसके कंपोजिशन को जानना था, क्लासिफिकेशन को जानना था, इसलिए इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड वेस्ट गार्बेज है, इसके डिस्क्रिप्शंस को और इसके सोर्सेस को, कि कहाँ से ये सारे वेस्टेज हमें मिलते हैं। फूड वेस्ट जो है ये आपको कुकिंग से एंड सर्विंग फूड्स, मार्केट रिफ्यूज, वेस्ट फ्रॉम द हैंडलिंग एंड स्टोरेज, सेल ऑफ प्रोड्यूस एंड मीट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों से मिलते हैं। रबिश है, कंबस्टिबल है, प्राइमरी ऑर्गेनिक है, पेपर, कार्डबोर्ड, कार्टून्स, वुड, बॉक्सेस, प्लास्टिक, रैक्स, क्लोथ्स, बेडिंग, लेदर, रबर, ग्रास, लीव्स, यार्ड, ट्रिमिंग। उसके बाद है नॉन कंबस्टिबल, प्राइमरी इनऑर्गेनिक मेटल्स, टीन, कैन्स, मेटल, फॉइल्स, डर्ट, स्टोन, ब्रिक्स, सेरेमिक्स, क्रॉकरी, ग्लास, बोतल, अदर मिनरल्स, रिफ्यूज, ये सब है। एसेज एंड रेसिड्यूज, राख वगैरह जो रेसिड्यूज फ्रॉम फायर यूज फॉर कुकिंग एंड फॉर हीटिंग बिल्डिंग, सिंडर, क्लिंकर्स, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह। हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल सच एज होटल, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, मार्केट, टीसी से ये बनते हैं। बल्कि वेस्ट है, लार्ज ऑटो पार्ट्स, टायर्स, ये पढ़ लीजिएगा। स्ट्रीट वेस्ट बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि ये सब बता चुके हैं। डेड एनिमल्स, ये सारे वेस्टेज, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये, हजार्डस वेस्ट है, और हॉर्टिकल्चर वेस्ट है। ये आपके लिए है, ये सारा डेटा लिया गया है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। हालांकि नोट्स में भी इंक्लूड रहेगा ये, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप इसको देखिए। मैं स्लो स्लो करके कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 में। बाय बाय।